अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? तबीयत में है मजा या मिल रही है गुनाहों की सजा? चले सर, इब्तिदा करेंगे आज की क्लास की। अब तक जो हमने पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट से। आज उम्मीद करता हूं आप लोगों का लेवल माशाल्लाह इतना बढ़ चुका होगा जो बेसिक्स वाले हैं कि हम जो है गियर चेंज कर सकते हैं। चले सर, अब तक हमने क्या पढ़ा था जल्दी से बताएं। एसी चलवा देते सर। अब तक हमने पढ़ा था IAS 16 के बेसिक्स, ऐसा ही है? यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चों सब हमारे, आज हमारा लेक्चर 4 है ना? चले सर, आ जाए लेक्चर 4। इसमें IAS 16 के हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे। बेसिक्स में क्या पढ़ा था? कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, जल्दी बताएं क्या आती है? कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है? परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाती है? हमारे पास जो है सर एक प्राइस आती है, उसके अंदर हम ऐड करते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। हर वो कॉस्ट जो कि एसेट को उस पोजीशन और कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है जिसमें कंपनी चाहती है। सर क्या जरूरी है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जरूरी है क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इंक्रीमेंटल हो, इजाफी हो, या वो कोई ऑलरेडी इनकर हो चुकी होती है वो भी आ सकती है? नॉट नेसेसरी, वो नेसेसरी नहीं है। बशीर भाई ठंड मचाते थे, बशीर भाई अब एसिड पे काम कर रहे हैं, तो बशीर भाई की नॉर्मल कॉस्ट भी एसिड की कॉस्ट का हिस्सा सैलरी बने जाएगी। सर फिर मैं मजीद आगे बढ़ा था, मजीद आगे बढ़ते हुए हमने और भी एग्जांपलें पढ़ी थी। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, हर वो कॉस्ट जो एसेट को उसकी पोजीशन और कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं सर? फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? कौन से सवाल दिए थे? क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क था आपका। चलिए होमवर्क के ऊपर हम आएंगे क्लास के एंड में। सही है, उम्मीद करता हूं सबने कर लिया होगा, नहीं किया तो बुरी बात है, लेकिन हम आएंगे सर। कोशिश करते हैं कि आपको ना घर से भी प्रैक्टिस, मेरा बच्चा साथ साथ होमवर्क करने हैं। होमवर्क हम क्लास के एंड में क्या करेंगे? क्लास के शुरू का जो तसलसल है उसको हम वो नहीं करेंगे। अब आता हूं सर, एक कॉन्सेप्ट है जिसको कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा शायद कहीं अपनी पुरानी स्टडीज में, कुछ ने नहीं पढ़ा हुआ। खैर क्यूटी में तो सबने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। अब तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है। उसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये कितने लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है जी जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे डिफाइन करोगे आसान अल्फाज में? चल हमने कहा बेसिकली इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट क्या है? आपका पैसा कदर खोता है। सर मुझे बताएं, तुम लोगों ने जब कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू की थी, वो मैं कांच वाली बात कर रहा हूँ जो रेगुलर बोतल आती है, कितने की थी? जब जितना तुम्हें याद था, जब तुमने होश में संभाला है। अब ये भी याद नहीं है। टॉप पॉप्स खाए हैं? टॉप पॉप जब खाए हैं तो कितने के मिलते थे? 2 रुपए के मिलते थे। सर अगर 2 रुपए के टॉप पॉप्स मिल रहे थे और आज वही टॉप पॉप्स कितने का मिल रहा है? 10 रुपए वाला अगर मिल रहा है या 5 वाला, तो अब आपने कहा इसका मतलब है टॉप पॉप्स तो वही है। इसको छोड़ो, मर्द हजरात से सवाल है। मर्द हजरात बचपन में गाय लेने जाते थे, गाय लेने जाते हो तो मुझे बताओ, जो गाय आज से 10 साल पहले
मिल जाती थी 60,000 की, आज वो कितने में मिलेगी? आपने कहा सर 2-2.5 लाख की तो मिलेगी ना। आपने कहा सर 60,000 वाली गाय अगर 2-2.5 लाख की मिल रही है तो ये गाय तो वही है, उसी तरह की। लेकिन कयामत के दिन वो कहते हैं ना, आपकी कुर्बानी का जानवर आपको लेके आगे भागेगा, तब आपको मिलेंगे, आप देखेंगे दोनों सेम है भाई। लेकिन फर्क क्या था? वो जमाना कुछ और था। 60,000 में वही चीज मिलती थी, आज कितने में मिल रही है? 2.5 लाख में। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ पैसा वक्त के साथ साथ अपनी कदर खो देता है, इसको हम कहते हैं टाइम वेस्ट। सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसके पीछे लॉजिक है। स्टैंडर्ड कहता है कि आप जब भी एसेट की कॉस्ट निकालते हो उसके अंदर आप 3 चीजें ऐड करते हो। परचेज प्राइस, सही है, जितने में पड़ा है, एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, याद है ना ट्रेड डिस्काउंट? और नहीं भी याद है तो जिन्होंने, कितने लोग हैं जिन्होंने आज से ज्वाइन किया है? कोई टेंशन की बात नहीं, आपको आज की क्लास इंशाल्लाह समझ में आएगी, टेंशन ना लें। परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल, एनआर इज नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड, सही है सर, ये हमने पढ़ लिया था। दूसरी चीज क्या थी? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तीसरी चीज सर, तीसरी चीज क्या होती है? हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग का मतलब ये है एसेट को डिसमेंटल करना। आप सुनिएगा सर, यहां पर कुछ चीजें समझने की। टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पैसा वक्त के साथ साथ अपनी कदर खो देता है। यही साथ केस इंसान का भी होता है ना सर? इंसान भी वक्त के साथ साथ अपनी कदर, पैसा भी खोता है। अब सुनना सर, आपने जैसे कहा सर आज से 10 साल पहले जो 60,000 का जानवर था अब वो मिल रहा है 2.5 लाख का, ऐसा ही है मेरा बच्चा। तो इसका मतलब ये है कि आज से 10 साल बाद जब तुम लोग इंशाल्लाह शादीशुदा होगे, तुम्हारे 2, 3, 4 बच्चे होंगे, सही है, उस टाइम पे जो आज 2.5 लाख का जानवर है वो कितने का मिलेगा? मेरे हिसाब से 7-8 लाख तो कहीं नहीं गए भाई, सही है। जो 2.5 लाख का आज जानवर है उस टाइम पे 10 साल बाद 7 लाख का मिल रहा होगा, सही है सर। अब हमने कहा सर जब वो 7 लाख का जानवर मिल रहा है तो वो उस टाइम के 7 लाख आज के कितने बराबर है? 2.5 लाख मानते हो? अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आएंगे। मैं एसेट आज लगा रहा हूं, आज हमने कहा सपोज करो 1 जनवरी 2022 से, एसेट 10 साल के बाद मुझे डिसमेंटल भी करना है। डिसमेंटलिंग क्या होती है? इंस्टॉलेशन का अपोजिट। इंस्टॉलेशन एसिड को लगाना, डिसमेंटलिंग एसिड को निकालना। और ये बहुत सारे मुल्कों में जरूरी होती है कि एसिड को आपको प्रॉपर तरीके से निकालना है। मैंने कहा आज मैं एसिड ले रहा हूं 1 जनवरी 2022 को, सपोज फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ परचेज प्राइस जो थी उसकी वो थी 100 मिलियन, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी 20 मिलियन। अब आपने कहा यार आज से 10 साल बाद जब मुझे इसको निकालना होगा, डिसमेंटल करना होगा, तो डिसमेंटलिंग आज से 10 साल बाद होगी, सपोज करो 10 मिलियन की। कितने की? 10 मिलियन। 10 मिलियन में मुझे प्लांट निकलेगा, लेकिन ये 10 साल के बाद की वैल्यू है। 10 साल बाद अगर 10 मिलियन का खर्चा आएगा तो मुझे ये अंदाजा लगाना है कि आज ये खर्चा कितने के बराबर है। 10 साल बाद जो 7 लाख का जानवर है आज वो 2.5 लाख के बराबर है, तो 10 साल के बाद जो 10 मिलियन का खर्चा है वो आज कितने के बराबर है। अब सर ये कैसे पता लगाएंगे? यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक फॉर्मूला जो बचपन में आपने पढ़ा हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से, सही है। वो कौन सा था?
S इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस I की पावर, किसी ने I पढ़ा हुआ N, ऐसा ही है। अब हमने कहा सर इस 10 मिलियन को मुझे देखना है ये आज का कितना है, तो इसके ऊपर आप इस फॉर्मूले से प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास I इज रेट कितना है 5%, तो 5 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5%। सबने फॉर्मूला पढ़ा है ना QT में। n कितना लूंगा 10, 10 साल बाद तो 10, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई 6.14 कर लें। अब सुनिएगा, मैं कह रहा हूं आज 6.14 की जो वर्थ है 10 साल के बाद वही वर्थ कितने की होगी। आज जानवर 2.5 लाख का है, 10 साल बाद होगा 7 लाख का। आज जानवर 6.14 मिलियन का है, 10 साल बाद कितने का होगा 10 मिलियन का। प्रोवाइडेड रेट कितने से, इन्फ्लेशन कितने से होती जाए हर साल 5% से, कितने से होती जाए। बस सर यही कॉन्सेप्ट है कि मैं एसिड की कॉस्ट में 120 प्लस करूंगा और उसके साथ प्लस करूंगा 6.14 मिलियन। कितना प्लस करूंगा, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो कि फ्यूचर में जरूरी आपको इनकर करनी है। एसिड लगाया है तो निकालना भी पड़ेगा, ये कॉस्ट अनअवॉइडेबल नहीं होती। स्टैंडर्ड कहता है इस कॉस्ट को भी किसका हिस्सा बनाओगे, एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। हमने पूछा स्टैंडर्ड भैया ऐसा क्यों, उसने कहा अनअवॉइडेबल नहीं है, ये अनअवॉइडेबल नहीं है। तो इसको हम हिस्सा तो बनाते हैं, लेकिन किस पे बनाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे। किस पे बनाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे। अभी कोई भी कॉपी नहीं करेगा, ये सब बातें नॉर्मल हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। ये QT में आप फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम एग्जांपल्स करेंगे, फिर आपने उसको क्या करना है, कॉपी करना है। सही है सर। तो आए सर, अब हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट की पहली एग्जांपल करेंगे कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी। तो आए जी, क्या नाम है भाई आपका, अहमद, मोहम्मद अहमद। हमने कहा आए सर पहली एग्जांपल में अहमद का कारोबार करवाएंगे। अहमद लिमिटेड acquired a plant for rupees 200 million directly at, ये कॉपी करते जाना है आपने मेरे साथ। एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इज 30 million plant is required to be dismantled after 2 years at a cost of rupees 50 million. Discount rate is 10%. अब हम इसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छे से करेंगे। मुझे बताएं माय फ्रेंड मिस्टर उमर काजी कहां तक पहुंच गए हैं। लेजर हो गए? कितने लोग उमर काजी भैया की क्लास ले रहे हैं? माशाल्लाह। P is प्रेजेंट वैल्यू, S is फ्यूचर वैल्यू। मेरा बच्चा जी, कितने लोग फिर से बताएं सर काजी की क्लास ले रहे हैं? चले माशाल्लाह। जो बेसिक्स वाली है ना, जब बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे फिर तो आप जीते हैं। काजी भाई मतलब अभी लेजर पे हैं, अब उनकी अगली क्लास कब है?
आज कैंसिल हो गई काजी भाई की तो कल हो गया, वैसा। ओहो, एक आदमी कह रहा है ट्रायल बैलेंस भी हो गया है। काजी भाई को बोलेंगे बहुत तेज हो रहे हो। चले अच्छा है, ट्रायल बैलेंस तक भी आप माशाल्लाह पहुंच गए। डेप्रिसिएशन तो वो इंशाल्लाह आपको करा ही देंगे। बस सही है, जिंदगी गुजार है माशाल्लाह। सर कोई भी मसला हो, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आप लोगों ने फौरन से पूछना है मुझसे, काजी भैया से। और कभी होता है बहुत सारे बच्चे जो है ना क्लास में, मैं भी कुछ टीचर से मुझे डर लगता था कि वो जलील कर देगा सबके सामने, सही है, और नहीं मैं नहीं करता हूँ। और मर्द हजरात को सबसे बड़ा डर इस बात का होता है, वैसे तो सही है खवातीन के सामने कोई जलील ना करे, तो इसलिए बहुत सारे मर्द हजरात सवाल पूछते हुए घबराएंगे। खवातीन वैसे ही उनको होता है कि नहीं यार कोई अजीब सा सवाल, तो इसलिए भाई क्लास के बाद आके आप पूछें, लेकिन अपनी कंफ्यूजन क्लियर करें। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं, वो चैट में पूछें, मैसेज पे पूछें। चैट के एंड पे एक बच्चे ने कहा कि सर अगर आप चैट के एंड पे ऑप्शन रख दें कि हम माइक खोल दें और आप मतलब क्लास के एंड पे सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, चैट में भी मेरा बच्चा पूछ सकते हैं। आ जाए, मेरे सामने आपकी चैट की विंडो खुली हुई होती है। चले जी, अब हमने कहा सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, एक्सचेंज ऑफ एसेट, ये सब चीजें हमने पढ़ ली, यहां तक में सब क्लियर है मेरा बच्चा। अब आगे बढ़ना है, और इस सवाल को करना है, सही है। रुको जरा यार, इतनी जल्दी थोड़ी होती है भाई जिंदगी में, पेशेंस आए। चले सर, अब हमने कहा इधर देख लें। अब क्योंकि आप लोग पढ़ भी चुके हैं चीजें, तो मैं एंट्रीज भी बनवाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों की चीजें और भी क्लियर हो। अब देखें सर, सबसे पहले हमने कहा हम आंसर पे आए और हमने एसिड की कॉस्ट कंप्यूट करनी है। परचेज प्राइस कितनी है, कितने में खरीदा है भैया, खरीदा 200 में। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जिसके अंदर हमने कहा इंस्टॉलेशन भी शामिल हो सकती है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वगैरह सब कुछ भी ना, जो एसिड को लाने की, वो कितनी है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, वो कितनी है, 30। अब इधर देख लेना नौजवानों, हमने कहा सर यहां पर हमने कहा हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब ये कैसे निकलेगी, अभी एक बच्चे ने पूछा सर वो फॉर्मूला सबको, मैं उम्मीद करता हूँ एफसी पढ़े हुए ज्यादा टाइम नहीं हो ना तुम्हें, याद है या पेपर खत्म होते ही ऑल्ट कंट्रोल डिलीट एंड टास्क। भाई एस फ्यूचर वैल्यू पी आई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। हमने कहा सर प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, 2 साल बाद कितने आएंगे, 50 डिवाइड कर दूंगा 1 प्लस 10%, पावर कितनी लूंगा 41.32। नौजवानों इधर देखना 41.32। अब सबकी तवज्जो इधर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 41. टोटल हमने कहा 271.32। ये एंट्री हमने बना ली, मानते हो। अभी कॉपी नहीं, ये सॉल्यूशन अभी कॉपी नहीं करना है, मैं इसकी एंट्रीज पे आऊंगा और आप सब ने मेरी हेल्प करनी है। सर ये मेरे पास प्लांट की वैल्यू आई है, प्लांट नेचर वाइज क्या है, एसेट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, तो मैंने कहा प्लांट को कर देंगे डेबिट, कितने से, मानते हो सर 200 पे किए मैंने और ये 30 भी मैंने पे कर दिए, ऐसा ही है। मेरी जेब से क्या जा रहा है, कैश, कैश मेरी जेब से जा रहा है, मैं इसको कैश भी कह सकता हूं और सूदीदारा भी कह सकता हूं। मैं बैंक को हम क्लास में क्या कहेंगे, सूदीदारा, है ना, ताकि आपके दिल में आज से नफरत हो। 200
30 हमने कर दिया क्रेडिट, ऐसा ये। अब सर मुझे बताएं 41.32 भाई एंट्री जड़ा जड़ा तो टाई होता है ना साइंस वाले ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। साइंस वाले ये कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। यहाँ पर तो डेबिट और क्रेडिट बराबर, तो इसका मतलब है कुछ तो आएगा क्रेडिट पे। अब मुझे बताएं वो जो मैं क्रेडिट करूंगा वो इसी अमाउंट से करूंगा, है ना, 41 पॉइंट, और मैं इसका, रुको जरा, इसको मैं क्या कहूंगा, ये मेरी लाइबिलिटी है, इनकम है, क्या है, लाइबिलिटी है नहीं सर, या इनकम है या तो कैपिटल। देखो बढ़ रहा है क्रेडिट है, अभी हम कर रहे हैं, सही ना, प्रीपेड एक्सपेंस होता तो बेटा डेबिट होता ना, एसेट है ना वो। तो हमने कहा भाई तुम्हें पता है ना, इंक्रीज 3 चीजों का क्रेडिट होता है, किस किस का, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल इक्विटी। अब मुझे बताएं ये तीनों में से क्या है, हाथ उठाएंगे सबसे पहले, ऑनलाइन वालों आप भी मुझे बताएंगे कितने लोग कह रहे हैं ये लाइबिलिटी है। डिसमेंटलिंग की जो भी मैं मतलब ये जो क्रेडिट हो रहा है ना, ये लाइबिलिटी यहाँ पे कोई आएगी। कितने लोग कह रहे हैं इनकम आएगी, कितने लोग कह रहे हैं कैपिटल आएगा, लाइबिलिटी है। सर ये वो अमाउंट है जो आज मैंने एसेट लगा लिया तो मुझ पर ड्यू हो गया, अब मुझे ये करना ही, खर्चा करना ही। अब कब करना पड़ेगा, 2 साल के बाद। तो मैं इसको आज कहूंगा, नाम होता है इस लाइबिलिटी का प्रोविजन फॉर, इसका नाम फुल फॉर्म लिख लें, प्रोविजन लाइबिलिटी का ही दूसरा नाम है फॉर डिसमेंटलिंग। ये बता रहा है कि भैया आज आपके ऊपर जो है ना एक चीज खर्चा हो गया है, सही है। अब सुनना और आसान, कॉपी नहीं, सैलरी महीना खत्म हो जाता है, अब अगले महीने पेमेंट करेंगे, क्या एंट्री बनाते हैं, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल, अभी पेमेंट नहीं क्रेडिट, मानते हो। इसी तरीके से आपने कोई चीज खरीद ली उधार पे, क्या एंट्री बनाते हो, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। यहां भी ऐसा ही है, तुमने एसेट लगा लिया, अब ये खर्चा, ये पेमेंट तुम पे 2 साल बाद ड्यू हो गई, ये काम तुम्हें 2 साल बाद लाजमी करना है। कितने पे करना है, 50 पे। आज इसको कितने पे रिकॉर्ड किया है, तो ये एक तरह से आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई। एसेट बढ़ा, उसके अगेंस्ट पेबल आ गया, एक्सपेंस हुआ उसके अगेंस्ट, जैसे ये दोनों पेबल है, ये भी क्या है, पेबल ही एक तरह का। अब ये पेबल कैसे सेट ऑफ होगा उसको हम सीखेंगे, पहले यहां तक कॉपी करो। आसान है क्या, इजी है ना सर, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आप देखेंगे होगा भी, चीजें होंगी भी। सर डिसमेंटलिंग क्या होती है, इंस्टॉलेशन का अपोजिट। इंस्टॉलेशन एसिड को लगाना उस जगह पे प्रॉपर, और डिसमेंटलिंग उसको डिसमेंटल करना, निकालना। जी बेटा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, पिछली क्लास में नहीं था, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है। देख, एक एसिड तूने खरीद लिया, लेकिन तू एसी लेने गया बाजार से, अब तूने कहा बाजार से तूने सदर से जाके एसी तो ले लिया, लेकिन उसको घर लाएगा रिक्शे में रख के, या अपनी गाड़ी में पेट्रोल लगेगा उस गाड़ी का, या रिक्शे का किराया लगेगा, सुजुकी का किराया लगेगा, फिर
तुझे इंस्टॉल लगाने नहीं आता दीवार पे, किसी और को बुलाएगा, वो इंस्टॉल करेगा। तो एक होती है परचेस प्राइस, एसेट पड़ा इतना, लेकिन इसको इस काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो कॉस्ट होगी उसको क्या कहेंगे? तूने बाइक ले ली किसी से पुरानी 12,000 रुपए की, सही है, लेकिन अब उसके ऊपर तू मैकेनिक के पास गया, बोला भाई इसको चलाओ, सही है, मैकेनिक क्या कहेगा कि सर इसके ऊपर जो है ना 8,000 का खर्चा होगा, इसका जो है ना ये क्लच खराब है, इसका जो है ब्रेक खराब है, इसका जो है अपना ऑयल वो अपना क्या कहते हैं इंजन में काम है, ये सब। तो उसने आपने कितना खर्चा होगा? उसने कहा सर 8,000 रुपया खर्चा होगा। तो 12,000 तेरी परचेज प्राइस, 8,000 इसको उस पोजीशन पे लाना जिसपे कंपनी चाहती है कि जरूरी है, उसको हम क्या कहेंगे? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सही है, सही है। और अपना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो एसेट को उस पोजीशन में लाने के लिए जरूरी है जो कंपनी चाहती है। जिन्होंने क्लास नहीं दी पिछली, कोई मसला नहीं, यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स वो हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, वो आप वहां से देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस पर हमने डिटेल काम किया है ना। और अभी हम होमवर्क का सवाल करेंगे तो और भी चीजें हो जाएंगे। हाँ, हर लाइबिलिटी का एक नाम है यार। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी एक लाइबिलिटी है, मतलब एक नाम होता है ना। हाँ, पेबल टू होम, जिससे काम करवाएंगे, डिसमेंटल करवाएंगे। सही है, नहीं गवर्नमेंट को नहीं, अभी आएंगे ना, रुको जरा। सर यहाँ तक क्लियर है? अब एक भाई ने सवाल पूछा कि सर ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की जगह मैं इसको पेबल कह दूं, अकाउंट पेबल नहीं, अकाउंट पेबल नहीं कह सकते सर, गुनाह मिलेगा। हाँ, और गुनाह मिलेगा एग्जामिनर की नजर में, है ना, तो वो गुनाह की आपको सजा भी देगा। आ जाए अब सर, सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर, ये दो एंट्रीज में खाली मिटा रहा हूं। अब सुनना, ये कॉन्सेप्ट टेक्निकल है। 1 जनवरी ईयर 0 पे आपने ये एंट्री बना दी थी, सही है, ईयर 0, या हम कह देते हैं हमारा साल शुरू हुआ 2022, 1 जनवरी 2022 को आपने ये एंट्री बना दी थी। डिसमेंटल करना है 2 साल के, क्या मतलब 31 दिसंबर 2023, कहां से 24, 1 जनवरी 22 से लेकर 31 दिसंबर 23, टैक्स ईयर नहीं चलाना है दिमाग में, जरा आ जाए। क्या मैं क्लियर हूं? अब सर इधर देख लें, हमने कहा पहला साल आया 31 दिसंबर 2000। अब सबकी तवज्जो चाहूंगा मेरा बच्चा, कॉपी कोई भी नहीं करेगा। हमने आज ये खर्चा रिकॉर्ड कितने से किया है? मानते हो? अल्टीमेटली ये खर्चा पे कितने से करना है? 50। 41.32 से तो आज रिकॉर्ड किया है 1 जनवरी 22 को। पे कितने से करूंगा? 31 दिसंबर 23 को 50 से, है ना। इसका मतलब है मुझे इसको 22 से 23 का सफर करवाना है, मतलब 41.32 से 50 पे लाना है। अब सुनना, 41.32 क्या थे? प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको इसको बनानी है फ्यूचर वैल्यू। अब वो कैसे बनाएंगे? सुनना, स्टैंडर्ड ने कहा तुम ये समझो तुमने किसी का 41.32 आज लेके बैठे हो, अब उसको तुमने 1 साल गुजर गया, वो 41.32 दिया नहीं है, क्या उसको इंटरेस्ट पे करोगे? हाँ भाई, किसी से अगर आप पैसे लें बैंक से, 1 साल गुजर जाएगा तो क्या आप उसको इंटरेस्ट पे करेंगे? यस सर। तो आज आप एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, डीएम लिख रहा हूं, क्रेडिट। कितने से? कॉपी कोई नहीं करेगा। 41.32 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था हमारा, तो ये आ गया 4.132। अब कॉपी नहीं है, सब समझेंगे मेरे साथ। सर
डिसमेंटलिंग की प्रोविजन कितने पे थी? 41.32। हमारा मकसद क्या है? इस 41.32 को किस पे लेकर आना है? 50 पर। किस पे लेके आना है? 50 पर। तो मैंने कहा कि सर पहले मैंने 41.32 को इसको यूं रिकॉर्ड किया, अब इसको 50 पे लाने के लिए मैंने पहली एंट्री पास कर दी। मैंने इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं इस एंट्री को अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। के भैया ये बेसिकली आपने जिस चीज को प्रेजेंट वैल्यू पे लिखा था, अब उसको जब फ्यूचर वैल्यू पे लेकर जाएंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको बुक करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन। अब सर इस एंट्री के बाद मुझे बताओ प्रोविजन की वैल्यू कितनी हो गई? दिस प्लस दिस। आपने कहा कितनी हो गई? 41.32। तब आपने कहा सर मेरे पास प्रोविजन हो गई। लाइबिलिटी अकाउंट है, मानते हो प्रोविजन? लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड होती है लेजर में, है ना? अगले उसमें जाकर हमने कहा लाइबिलिटी बुक की थी 41.32 से, इजाफा कितने से होगा? 4 कितना हो गया? 45.4। एक्सपेंस बड़ा डेबिट किया, लाइबिलिटी बड़ी क्रेडिट। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? अभी कॉपी नहीं करना जी बेटा। अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि प्रेजेंट वैल्यू को जो फ्यूचर वैल्यू पर लेकर जाते हैं, तो इस पूरा प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। देखो प्रेजेंट वैल्यू को जब हम फ्यूचर वैल्यू पर लेकर जाते हैं, आज हमने एक्सपेंस इसे कितने से रिकॉर्ड किया एसेट को? 41 अल्टीमेटली पे कितने करने? ये जो बीच का फर्क है ये क्या है? महंगाई का फर्क है ना? हम अज्यूम कर लें 10% से महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगी, तो जो 2 साल बाद के 50 है वो आज कितने? 41.32। तो अब हमने 41.32 से एसेट में तो डाल दिया, लेकिन अब हमें पता है कि हमें इसके ऊपर महंगाई का इंपैक्ट डालना है। 2 सालों में ये 41.32 को 50 बनाना है, तो वो जो 50 बनाना है उसके लिए हम ये एंट्री पास करते हैं, और इस एंट्री को क्या कहते हैं? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। इस एंट्री को क्या कहते हैं? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। ये बेसिकली ये बता रहा है कि 41.32 जो 1 साल पहले थे, आज उनकी वर्थ मतलब वो कितने के बराबर हो गए? आज के 45.45। पहले साल हमने ये काम कर लिया। अभी सुनना, आगे बढ़ा। दूसरा साल आया 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 पे आया और मैंने एंट्री बनाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर से वही एंट्री, डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। सबकी तवज्जो इधर। सर ये प्रोविजन मेरे पास कितने की हो गई थी? 45.45। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 4.545। अब सब देखना है ना, कॉपी नहीं। सर पिछले साल जब मैंने ये एंट्री बनाई थी तो ये प्रोविजन कितने की हो गई थी? 45 और इस साल जब आपने ये ऐड कर दिया इसमें 4 तो अब ये कितने हो गया टोटल? 50 कर लें। हमने कहा सर कितना हो गया? अब हमने कहा ये 50 हो गया। अब हमने डिसमेंटलिंग भी करा ली, अब हमने प्लांट को उखड़वा भी लिया। जब हमने प्लांट को उखड़वा लिया तो अब मुझे बताएं क्या मेरी लाइबिलिटी कम हो गई? मैंने ये मेरी लाइबिलिटी थी ना, मैंने कहा मुझे 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। क्यों पे करने पड़ेंगे? क्योंकि मैं डिसमेंटलिंग करवाऊंगा। अब मैंने डिसमेंटलिंग करवा ली, मेरे पास प्रोविजन कितने पे पहुंच गया? 50 पे, मानते हो? तो अब मैं डिसमेंटलिंग की एंट्री क्या बनाऊंगा? मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, उसके नीचे ही बनानी है। क्या एंट्री बनेगी डिसमेंटलिंग की? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। लाइबिलिटी खत्म हो रही है मेरी, क्रेडिट क्या होगा?
कैश। भाई जो तुम्हें डिसमेंटल करके देगा ना वो तुमसे कैश ही लेगा ना। पूरा प्रोसेस समझो डिसमेंटलिंग का। फ्यूचर में प्लांट को डिसमेंटल करना है, उखाड़ना है उसकी जगह से, जगह को सब कुछ सही वही करना है, ये फ्यूचर में काम करना है। लेकिन जरूरी है इसको अवॉइड। सर जब इसको अवॉइड नहीं कर सकते तो हमने कहा इसका मतलब यह है कि आपको इसको आज ही एसिड की कॉस्ट में डाल देना है। हमने कहा हाँ डाल देते, लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा रुको जरा। देखो यार आज डालोगे ना तो आज जो पैसे की कदर है वो 2 साल बाद। आपने कहा बात तो सही कह रहे हो, तो फिर क्या करें? तो स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई एक काम ये करो कि आप जो है आज प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। हमने कहा ठीक है, 2 साल बाद 50 लगेंगे, लेकिन जो 2 साल बाद के 50 होंगे वो आज के कितने के बराबर है? तो जो प्रेजेंट वैल्यू आई उसको डाल दो एसिड की कॉस्ट में। एसिड की कॉस्ट हो गई फाइनल। फिर क्या करो? फिर स्टैंडर्ड ने कहा कि भैया फिर 41.32 था, अब आपको इसको 50 पे लेकर जाना है, महंगाई का इसमें इंपैक्ट डालना है। तो आप ये अज्यूम करो कि ये आपकी लायबिलिटी थी, किसी को पे करने थे, आपने पे नहीं किया, 1 साल उसके ऊपर क्या चला? सूद। उसने 41.32 के ऊपर हमने डाला 10%, वो कितना बन गया? 4.132। डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, मानते हो? फिर क्या हुआ सर? फिर हमने कहा पहले साल का इसमें हमने सूद डाला, ये वैल्यू हो गई 45. दूसरे साल मजीद हमने 45.45 का था, अमाउंट हो गया था, ये भी पे नहीं किया, इसके ऊपर 10% लगाए, कितना हो गया? 4. टोटल अमाउंट कितना हो गया? 50। अब जब टोटल 50 हो गया, आपने डिसमेंटलिंग करा ली, पेमेंट की, लायबिलिटी क्या हो गई? खत्म। डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट और डिक्रीज इन एसेट इज, ये कॉपी कर लें आप। सर बस इतना सा कॉन्सेप्ट है? यस। इसको हम क्या कहते हैं? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। एट्रीब्यूटेबल को हमने एक साथ डाल दिया ना एसिड की कॉस्ट में, 30 में। हाँ एंट्रीज में चंदा कवर हो गई ना एक साथ ही। ये कैश बैंक में जो 30 है, ये क्या है? इसकी डेट होगी 31 दिसंबर 2023, या आप 2 साल के बाद अगले दिन करा लें, ये तेरे ऊपर है। खुश तू चाह तो 31 दिसंबर 2023 को ये काम करा, या 1 जनवरी 2000। अकाउंटिंग कहती है भाई एक आध दिन से फर्क, तुम्हें फर्क पड़ता है पेपर से 1 हफ्ता पहले, है ना? एकदम से हो जाए कि पेपर 1 दिन लेट हो गए हैं, खुशी होगी नहीं होगी? पेपर से 1 हफ्ता पहले कि 1 दिन कितना पढ़ लोगे, लेकिन अकाउंटिंग कहती है फर्क नहीं पड़ता। मेरा बच्चा अभी डेप्रिसिएशन तो मैंने लिया ही नहीं, डिसमेंटलिंग को डेप्रिसिएशन से कोई गर्ज ही नहीं है, सही है? मैंने अभी डेप्रिसिएशन को आपको ऐसे ही इग्नोर करवाया है। डेप्रिसिएशन को मैंने आपको ऐसे ही इग्नोर करवाया है जैसे जिंदगी में कुछ लोग जो आपको पसंद है वो आपको इग्नोर करते हैं, तो डेप्रिसिएशन भी वैसे ही इग्नोर हुई भी है, सही है? अभी वो काजी भाई आपको लेकर जाएंगे, ठीक है? एक बात याद रखना, देखो टाइम पे इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाओगे ना, सब अपने आप को फजूल कामों से बचा के, तो जिंदगी में तुम देखो कि ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, सही है? तो मैं एक बात आपको हमेशा कहता हूं कि देखो यार बहुत सारी चीजें ना हमें तुम्हें क्लास में ये भी सिखानी है कि फजूल चीजों की तरफ फोकस रखो। हमने देखा है अगर जो लोग फोकस होते हैं ना और जो लोग फोकस नहीं होते, तो गेम जो है ना फोकस वाले बहुत आराम से जो है ना जल्दी क्वालिफाई होके जीत जाते हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, जो खवातीन होती है ना वो जल्दी मैच्योर होती हैं, उनको बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाती है
कि अगर इसका फ्यूचर ब्राइट है ना तो ये सही है भाई। अगर उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, बाकी वो जितना भी गुड लुकिंग हो, जितना भी हैंडसम हो, सही है, पूरा दिन जिम में हो, फायदा नहीं है। तो अपना किबला आज ही क्या कर लो, क्योंकि सर एसिड को तो फाइनल करना है ना फ्यूचर की डेप्रिसिएशन के लिए। एसिड को फाइनल करना है फ्यूचर की डेप्रिसिएशन, तो ताकि हम सही निकाले ना, उसकी कॉस्ट को तो फाइनल करना है ना। बच्चों को गुमराह नहीं कर। तेरा आ गया अगर FAR 1 में मेरिट, तो फिर ये बच्चे बोलेंगे क्या सवाल पूछ रहा है क्लास में, सही है, ये गुमराह कर रहा है तुम लोगों को, है ना। तो सर एक सच्चा वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ, ये जब तक कॉपी भी करें। सच्चा वाकया, ये मैं आप लोगों को एक सबक के लिए सिखा रहा हूँ। कितने लोग हैं जिन्होंने सर समद दाऊद साहब से पढ़ा हुआ है? माशाल्लाह, समद दाऊद साहब से मैंने भी पढ़ा हुआ है, मेरे भी माशाल्लाह टीचर हैं। अब सुनना, समद दाऊद साहब के साथ हम थे और हमारा सेक्शन था AA3। अब सुनना, AA3 में ऐसे ही एक कपल था। अब उसमें होता ये था कि भाई, अब आपको मैं पूरी एक कहानी और उसका ट्विस्ट भी, खामोशी से सुनना है, कोई बीच में कमेंट नहीं। सर कपल था, खातून जो है, ये जैसे ये यहाँ पर बैठा है, ये खातून बैठी है और लड़का हमेशा वो पीछे बैठता था और पूरी क्लास में बातें चले। समद दाऊद साहब की क्लास में ये काम हो रहा है। उन्होंने देखा शुरू की 4-5 क्लासों में, इसके बाद वो क्लास में आते लड़के को बोले चल भाई पीछे जा, सही है, ये होता रहा, सही है। लेकिन सिर्फ उनकी क्लास में ये पाबंदी थी, बाकी क्लासेस में वो बातें शातें करते थे। अब सुनना, समद दाऊद साहब उस टाइम पे TS से वाज वेरी स्ट्रिक्ट, सही है। उस टाइम पे हुआ ये कि उन्होंने ना मॉड्यूल A के बाद मॉड्यूल B में एडमिन को के सेक्शन चेंज करवा दिया। बोला ये अब जो है ना B3 में और वो होगा B5 में, सही है। और B3 और B5 के डेज भी अलग, सही है। अब जब समद दाऊद साहब ये जुल्म करने पे आए तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये जो है ना अब नहीं चलेगा। दोनों ने TS से छोड़ा, अल्हम्द, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ, हमें भी नहीं पता था ये भाई, चले भाई अब कहाँ है वो, सही है। फास्ट फॉरवर्ड मैं क्वालिफाई हो गया और जो है नहीं देखो एक बात याद रखना, कभी भी किसी का सेकंड ऑप्शन नहीं बनना। अब सुनना कि भाई जो है अब मैं क्वालिफाई हो गया। एक दिन मैं बैठा हुआ हूँ, एक बंदा है मेरा दोस्त, उसने डाला मैरिड टू वही जो खातून, और वो बंदा मेरा नॉर्मल दोस्त था, उस लड़के का पक्का बेस्ट फ्रेंड। अब आप समझे, वो लड़का क्वालिफाई और उसका अपना बेस्ट फ्रेंड ले गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बेस्ट फ्रेंड पे नजर रखो, और दूसरी चीज वक्त पे क्वालिफाई हो जाओ। फिर आपको नहीं पता कि जो है आपको कौन कौन जो है अप्रोच करे, कि जो है ना, जो कि आपने सोचा भी। क्योंकि सर देखिए प्रैक्टिकल में का क्या होता है, फ्यूचर ब्राइट होना अनफॉर, तो यही मैं पॉइंट है कि अभी इन चक्रों में पढ़ोगे तो उसके जैसा ही हाल होगा। इंस्टीट्यूट भी चेंज, सब कुछ चेंज, और लड़का क्वालिफाई नहीं हुआ, सही है सर। लेकिन जो उसका दोस्त था वो क्वालिफाई हो गया। तो पॉइंट क्या है, लड़की अभी जाके शायद क्वालिफाई हुई है, हाँ अल्टीमेटली। लेकिन मैंने कहा कि जो है पॉइंट पहले ही अटेम्प्ट में इंशाल्लाह सबने क्वालिफाई। हम एक साथ जब क्लास में थे तो फेसबुक फ्रेंड वगैरह सब होते हैं, लेकिन आए सर, अब आ जाए सर, बढ़े आगे। अब एक और सवाल जो आप लोगों ने करना है इसी तरीके से, आ जाए सर, आ जाए। 400 मिलियन
इसको डिस्काउंट भी कहते हैं बेटा, इंटरेस्ट भी कहते हैं। जी मेरा बच्चा, आप देखें सब कुछ वही है, मैंने फिगर्स चेंज कर दिए, अब आपको इसकी इसी किस्म की अकाउंटिंग करनी है। अहमद लिमिटेड, चले नाम भी अहमद, कितने काम करेगा ना? क्या नाम है तेरा? नहीं पूछे नाम है, तेरा नाम भी अहमद है जी? ये क्या भाई थोक के हिसाब से मिल रहे थे? ओ भाई तेरा नाम क्या है? मुस्तफा पे आ जाते हैं सर। मुस्तफा ये क्या है भाई तुम लोग, ये एक नाम है मुस्तफा। सर अब देखिए, मुस्तफा लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट फॉर ₹400 मिलियन, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कितनी है? 50 plant is required to be dismantled after 2 years at a cost of rupees. Discount rate is 8%. ये पूरा सवाल ही लिखेंगे, मतलब 2-4 लाइनें कर ले मेहनत बेटा। इस पहले क्वालिफाई हो जाए, फिर इंशाल्लाह तू भी 4 नंबर बदलेगा और सवाल हो जाएगा। सही है, तो टेंशन ना लें सर, थोड़ी सी मेहनत। देखें एक और चीज दिमाग से निकालने के, रजिस्टर के पेजेस जाया। बहुत सारे बच्चों को क्लास में आप सवाल दो ना, इस चक्कर में भी नहीं करता कि पेजेस जाया। सर देखिए, पेजेस जाया हो जाना अच्छा है, बजाय इसके कि 6 महीने जाया हो। तो आपने पेजेस जाया होने से डरना नहीं है। सर बहुत ज्यादा हो तो भाई पेंसिल से कर लिया करो पहले। सर खुद से सवाल मिले ना मेरा बच्चा, सबने मजाक मस्ती अपनी लाजमी करना है। ये आपको सिखाएगा हाउ टू परफॉर्म एन एग्जाम। हमेशा अगर ये आदत हुई ना कि सर करेंगे फिर मैं कॉपी करूंगा, तो मेरा बच्चा मसला होगा। मैं बताऊंगा, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है ना। वैसे आईकेप में नरेशन वगैरह नहीं लिखनी होती, वो लाइनें शाइनें वो इसमें ऐसी डायरेक्ट मेरा पूरा सी ऐसा, मैंने आज तक सी में एक दफा भी लाइनें नहीं बनाई है। डायरेक्ट जर्नल की एंट्रीज। सर क्योंकि आपके पास इतना टाइम पेपर में, हाँ लेकिन ये आईकेप को देखो, एक चीज बहुत बुरी लगती है कि तूने 1 जनवरी की एंट्री पहले बनाई, इसके बाद 31 दिसंबर 23 की बना रहे, बीच वाली खा जाए वो बाद में पढ़ाए ना, ये नहीं होना चाहिए। बाकी लाइनें शाइनें अब बनाने के उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि आईकेप आपको पास कराना चाहता है, अगर आप खुद पास होना चाहते हैं तो। बेटा कौन सी रिजवान, हमने जो प्रोविजन डेबिट किया था और बैंक क्रेडिट उसकी बात कर रहे हो? वो हमने कहा था अल्टीमेटली पेमेंट हो गई ना चंदा, कि भाई जब आपने ये लाइबिलिटी बनाई थी 50 की है, जब आप इसको पे करेंगे तो प्रोविजन को डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो गई, डिक्रीज, और बैंक हो गया। कितने से जो है एसिड कितने से आ रहे हैं टोटल? कॉस्ट आ रही है 484.29। मानते हो? क्या आसान है सर? ये 400 मिलियन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कितनी है? 50, और आपने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग 34.29। ये कैसे आई सर? हमने कहा फॉर्मूला वही है, P को हमने इसके निकालना है, तो हमने कहा ये आ गया P = S/1+। मुझे बताएं P कितना है?
P निकालना है, S कितना है 40 और 1 प्लस 8% की पावर 2 कितना हो गया 34.29। मानते हो इस बात को? आ जाए सर, आगे बढ़ेंगे। 34.29 तो हमने कहा सर ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गई कैपिटलाइज, कितना हुआ टोटल 484.29। अब आएंगे सर हम इसकी एंट्रीज बनाएंगे। जी मेरा बच्चा, क्योंकि मेरा बच्चा आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वो 50 मिलियन है, वो कितनी है? लर्निंग आउटकम क्या लिखेंगे? सवाल गौर से पढ़ो, थोड़ा अदब से आ जाएं। आए सर आए। अब हमने कहा कि सर सबसे पहले पहली एंट्री क्या बनाएंगे? 1 जनवरी 22 प्लांट हम अज्यूम कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं 1 जनवरी 22। प्लांट कितने से डेबिट? 484.29। सूदी दारा 400 प्लस 50 कितना हो गया? 450 मानते हो? और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग 34.29। फिर आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए क्या किया हमने? हम आए 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 को हम आए और हमने क्या किया? हमने कहा हमने एंट्री बनाई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर किस अमाउंट से? हमने कहा हमें 34.29 से किस पे जाना था मेरा बच्चा? 2 सालों में इसको 34.29 को किस पे लेके जाना था? 40 है ना सर। इसमें महंगाई का, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट डालना था। महंगाई कितने फीसद है? 8%। तो हमने कहा आ गए, हमने कहा 34.29 मल्टीप्लाई बाई 8% कितना हुआ? 2.74 मानते हो? 2.7 सर 2.74 ये हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अभी कॉपी कोई भी, क्योंकि आप सब तो कर चुके हैं ना सर। 31 दिसंबर 2023 को मैं आया और मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन कितने से? सर फिगर कैसे निकाली? हमने कहा 34.29 जो पहले था इसमें प्लस कितना किया? 2 तो सर ये टोटल कितना हो गया? 37 अब ये 37.03 के ऊपर डालेंगे महंगाई का इंपैक्ट कितना? 2.96। आपकी इजाजत हो तो इसको 97 कर दूं? क्यों सर? क्योंकि सर तभी पूरा हो जाएगा ना 40 पे। अब हमने कहा सर इधर देख लें 2.97। अब हमारे पास प्रोविजन कितने पे पहुंच गया? हमने कहा भैया 34.29 से रिकॉर्ड किया था, प्लस किया 2.74। पहले साल की महंगाई डाली, दूसरे साल और महंगाई कितनी हुई? तो 40 हो गया। अब हमने ये 40 किसी को जिसको पैसे देके डिसमेंटल करना था हमने एंट्री बना दी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट सूदी दारा क्रेडिट कितने से?
सर कैश भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़े से बड़े हो गए, 40 मिलियन बैंक से दो। हाँ कैश से भी कर सकते हो, बैंक से भी, मैंने कहा फर्क, लेकिन थोड़े बड़े हो गए, बैंक की तरफ जाओ, है ना। सर एक बच्चे ने कहा है कि डेसिमल नंबर्स कितने अप्रोक्स राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखिए 2 डिजिट तक आप जाएं, उसके बाद जो है 2 से ज्यादा किसी भी पेपर में रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर कभी ऐसा आंसर आ जाए 49.9999, उसको आप 50 भी कर दें। शाहिद बेटा 2 साल बाद प्लान डेप्रिशिएट हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, 2 साल में प्लान 0 हो जाएगा। इस्तेमाल करके हम इसको क्या कर देंगे, अब वो आपको कौन पढ़ाएंगे, सर उमर काजी। अब सुन लेना सर, क्या डिसमेंटलिंग पे हम सब क्लियर है। हैंड आउट दिखा रहा है, एक मिनट। आसान है क्या, आईकेप को देखना है, आईकेप क्या पूछता है। आईकेप ने FAR 2 पे हैंड आउट किस किस के पास नहीं है, हाथ उठाएं। आपके पास अगर हैंड आउट नहीं है और आपके पड़ोसी के पास भी नहीं है तो फिर आपका कसूर है, सही है। वरना पड़ोसी के पास है तो कोई मसला नहीं, अभी हैंड आउट तो मिल जाएंगे। लेकिन हैंड आउट पे जिन जिन मैं ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी शेयर कर रहा हूं, हैंड आउट पे बिल्कुल आखिरी सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। आईकेप का क्या है, पास्ट पेपर है, इसके ऊपर है ABC लिमिटेड परचेज एसेट फॉर 1500 मिलियन एंड पेड 17% रिफंडेबल। ABC is required to dismantle the asset after at a cost of 245। इसके आगे लिख लें डिस्काउंट रेट इज 11%। डिस्काउंट रेट कितना है इसमें, ये लिखा हुआ नहीं है, इसके आगे क्या लिख देंगे, डिस्काउंट रेट इज 11%। सर ये कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा बिल्कुल। ये आईकेप का सवाल है, इसके अंदर एक शरारत है, वो शरारत क्या है, 17%। अभी आपने सोचना है, हैंड आउट उसके पास नहीं है, पड़ोसी के पास है, दोनों के पास नहीं है बस सॉल्व करें आप लोग, शुरू करें आप लोग ही करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मेरा बच्चा, टेंशन ना लें। अगर आपके पास हैंड आउट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीन तो है। डिस्काउंट रेट 11% हसनैन बेटा। मेरा बच्चा, मैं चाहूंगा कि जो लोग जो क्लासें लें, कोई भी मसला मुझसे पूछे, खास तौर पे रिकॉर्डिंग वाले बच्चे, और जो बच्चे देख रहे हो उनको हैंड आउट वगैरह चाहिए हो तो वो इस नंबर पे चलें सर, 0332468189। सर क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्काउंट रेट है कितना, 11%। डिस्काउंट रेट कितना है, 11%। सर गलती से नहीं डरना, ना पहली है और ना ही आखिरी गलती है। और अब पड़ोसी आपका, अगर हैंड आउट आप उसका देख रहे हैं तो आपका दोस्त है, वरना वो शैतान है। खुद से करें सर, ये पड़ोसी आपको जो है ना आदत डाल देगा अपने सहारे की, और अगर पेपर में इसका सहारा नहीं हुआ तो आप कहाँ जाएंगे। हैंड आउट तेरे पास भी नहीं है, घर पे है फर्स्ट क्लास है, हैंड आउट मांग लेता भाई, समझ में आ रहा है, पक्की बात है।
डायरेक्ट एट्रीब्यूट कॉस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली कुछ भी नहीं है, इसने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ही छुपा ली। इसने कहा जरूरी थोड़ी है हर जगह डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, क्यों भाई? काफी लोग हैं। जी बेटा, हाँ लेकिन जो है बाद में नहीं कर देना, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है कि फ्यूचर की कॉस्ट है। आज के हिसाब से देखो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में वो है 41 का ही खर्चा। तुम डिले कर लो तो उससे एसिड की वैल्यू क्यों बढ़ाओगे? एसिड की वैल्यू बढ़ा दोगे? नहीं, एसिड की वैल्यू बढ़ाओगे तो तुम लोन वोन ज्यादा ले लोगे, एसिड बैक ज्यादा। एक ही 2 साल है, अच्छा 2 साल जो है ना, हाँ 4 साल है, तो आपने शुरू के 2 साल की बनानी है। हाँ जी, 17% इसमें ऐड है, इससे अलग है। 17% अलग है, जब पेड लिखा हुआ आ रहा है ना। हाँ, आईगैप का सवाल अब आप कर लें। एक हैंड नोट देते हैं, 2 साल बन गए, डन एंड डस्टेड। ये FAR2 का सवाल था, जब FAR2 पे ये पूछा गया। सर क्या FAR2 पे भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं? हाँ, जो चीजें तुम FAR1 में पढ़ोगे ना, आई के अपने कहा बेटा वो एग्जामिनेबल है। FAR ये जो दिमाग में होता है ना, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट एंड टास्क, वो काम नहीं करना। ऑल्ट कंट्रोल, जी बेटा जी, अब इधर आ जाए सर। नौजवानों, आपने एसिड की कॉस्ट में तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 4 सालों के हिसाब से, फिर ऐड कितना करना है? कितने आ रही है वैसे कॉस्ट, कितनी आ रही है? 1406.38। एक 2 रुपए में नहीं दे रहा करो यार। चले सर, यहाँ पर आईकेप ने शरारत क्या की है? रिफंडेबल टैक्स दिया है। सर मुझे बताएं, रिफंडेबल टैक्स, यार वो एसी देख लो पीछे वाला ना, चल नहीं रहा। रिफंडेबल टैक्स दिया है आईकेप ने, क्या ये रिफंडेबल टैक्स एसिड की कॉस्ट में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने कहा सर ये वापस मिल जाएगा। रिफंडेबल का मतलब क्या है? हुकूमत ने कहा आज पैसे दो, कुछ टाइम में तुम्हें वापस दे देंगे। ये वो खर्चा नहीं है जो जरूरी था। ऐसे मतलब हुकूमत आपसे कैश मांग रही है, एक तरह से लोन मांग रही है। भाई आज एसिड खरीदते हुए इतना पैसा दे दो, 2 साल बाद हमसे वापस। तो आपने एक तरह से हुकूमत को उधार दिया। हुकूमत को आप जब उधार दे रहे हैं, हुकूमत को जब आप उधार दे रहे हैं, तो आपका क्या हुआ? एसेट, रिसीवेबल हुआ ना। भाई तुमने अपने दोस्त को पैसे दे दिए आज, अगर 250 रुपए, उसने कहा मैं बस अभी किराया नहीं है वापसी जाने का, बाइक वाला जो है उसको मैंने बुला लिया, मैंने देखा वॉलेट तो मैं अब जो है ना, वॉलेट में पैसे ही नहीं, आपने उसको आज 250 रुपए दे दिए, उसने कहा कल वापस दूंगा, तो वो आपका एसेट है। वो आपका क्या है? एक्सपेंस नहीं है। हम अज्यूम कर रहे हैं आपका दोस्त एक शरीफ इंसान है। कैसे लोग हो तुम लोगों को? अपने दोस्तों पे भरोसा नहीं है। चले सर अब इधर देख ले नौजवानों, हमसे कहा गया, क्या कहा गया? हमसे कहा गया ABC लिमिटेड परचेज एसेट फॉर ₹1500 एंड पेड 17%। Refundable input tax ABC is required to dismantle asset after 4 years at a cost of ₹240। सबसे पहले आपने कहा मैं एसिड की कॉस्ट निकाल देता हूं, है ना? आपने कहा सर एसिड की कॉस्ट, परचेज प्राइस कितनी है?
परचेज प्राइस थी 1500 मिलियन। क्या ये बात आप सब मानते हैं? सही है। सर क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट दी हुई है? इसका मतलब है नहीं है भाई, हो सकता है उसी निगाहों में सब कुछ करके दे दूंगा। तुम दुकान पे गए सदर में, तुम एसी लेने गए, उसने कहा सर देखें एसी ले लें मुझसे 50,000 का, इसमें आपके घर पे भी पहुंचा के दूंगा, मैं आपको इंस्टॉल भी करके दूंगा। तो आपने कहा सही है, मतलब 50,000 रुपए है ना मेरे लिए, बाकी चीजें फ्री की हैं। अब आ गया है परचेज प्राइस कितनी है? 1500 मिलियन। मानते हो? आए सर। फिर हमने कहा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, फॉर्मूला P is equal to S divided by 1 plus। अब मैंने कहा सर S कितना है? इसने हमें बता दिया 245 into 1 प्लस रेट कितना है? पावर कितनी हो जाएगी? 2 नहीं 4। कितना जी बेटा? एक मिनट रुके। नहीं 17% अलग है। क्या लिखा हुआ है? 1500 एंड पेड 17% रिफंडेबल इनपुट। 1500 अलग दिए और 17 जब शामिल होगा तो वो क्या वर्ड यूज करेगा? इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। क्या वर्ड यूज करेगा? अगर वो इंक्लूसिव का वर्ड यूज नहीं कर रहा, इसका मतलब कितना हो गया ये? 161.39। तो ये हो गया टोटल 166। मानते हो इस चीज को? पक्की बात है। तो बच्चों का जवाब कैसे आ रहा था? 1400 समथिंग। उन्होंने माइनस कर दिया था। सर याद रखें, अपने पास लर्निंग आउटकम लिखो, अपने पास लर्निंग आउटकम लिखो। Taxes and duties are not included in purchase price. Taxes and duties are not included in purchase price. Taxes and duties are not included in purchase price unless specifically mentioned. Unless specifically mentioned. That they are included. That they are included. एक बात याद रखना, unless specifically mentioned that they are included। एक बात याद रखना, पेपर में हमेशा जब एक कहीं assumption लेनी हो ना, तो वो assumption लेना जिससे जिंदगी आसान हो जाए। ICAP के पेपर में जब वो आपको ऐसा ब्लाइंड स्पॉट, वैसे कह रहे तो ब्लाइंड स्पॉट नहीं था, हमारी अपनी अंग्रेजी के मसाइल थे, लेकिन अगर वो आपको ऐसा ब्लाइंड स्पॉट दे तो आपने कौन सी अजम्पशन लेनी जिससे जिंदगी आसान। अब आपने कहा सर अगर मैं ये अजम्पशन लेता ना कि 245 शामिल है तो मुझे वर्किंग करके इसको निकालना पड़ता है ना, तो अजम्पशन क्या ले लिया आपने? शामिल। और वैसे कह रही ये बात याद रखना, जब भी इंक्लूसिव होता है ना तो वो आपको अलग से सवाल में बताएगा। ये हम बिस्किट नहीं ले रहे कि 17% के साथ मिलेगा कोल्ड ड्रिंक। प्लांट वगैरह में क्या होता है बताया। अब इधर देख ले 1661.39। अच्छा एक मिनट, हीरो ये जो है ना इसको कॉपियां करवा दे। किसकी सफाई हो रही है ऊपर? ऑडिटोरियम में सफाई हो रही है रमजान से पहले। नहीं ये होती रहती है ना, माने ऐसे ही अपनी बोल के दो। इसके यार 10 कॉपीज करा दे। चले सर अब आगे बढ़ रहे मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो इधर। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? अब सबने सवाल देखें, बोर्ड पे देखना है। हम आए सर, पहली एंट्री क्या बनाऊंगा? 1 जनवरी 2022। हम अज्यूम करें 1 जनवरी 22 को लिया हमने, एंट्री बनाई प्लांट डेबिट कितने से? 1 पॉइंट। सूदी दारा कितने से?
1500 और प्रोविजन फॉर कितने से 161.39 या 389। ऐसा ही अब सबकी तवज्जो इधर है नौजवानों, सबकी। अब मुझे बताओ कि सर क्या जो मैंने सेल्स टैक्स पे किया है उसकी कोई एंट्री बनेगी? वो एंट्री तो बनेगी। देखो प्लांट की कॉस्ट में नहीं जा रहा, वो एक अलग है। कंपनी तो हर अकाउंट चीज की एंट्री बनाती है ना भाई। मैंने अगर गवर्नमेंट को अपने पैसे दिए हैं उनसे वापस लेना मेरा हक है। और एसिड क्या होता है? हर वो चीज जिसके हम मालिक हो या जिस पर हमारा हक हो। तो हमने कहा इधर देख लो, हम एंट्री बनाएंगे सेल्स टैक्स रिसीवेबल, डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से? 1500 का 17%। कितना? 255। ऐसा ही है। हमने कहा सर 255 क्लियर है, बढ़ो आगे। रिफंडेबल है, वापस मिलेगा, हुकूमत ने कहा वापसी देंगे, ठीक है। फिर हम आगे आएंगे नौजवानों, इधर कॉपी नहीं। फिर हम आए, सबकी तवज्जो इधर। सर अब हमारी कहानी नॉर्मल चलेगी। 31 दिसंबर 2022 क्या एंट्री बनाऊंगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन कितने से? 161.39 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया? 17.75। मानते हो? 31 दिसंबर 23 क्या एंट्री बनाऊंगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर कितने से? आपने कहा 161.39 प्लस 17.75 मल्टीप्लाई बाय 19.7 मानते हो इस बात को? अब सुनना, जिंदगी नाम है स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट टेक्निक्स का, है ना। अब सर मैं ना अगले साल तीसरे साल जाऊं तो मुझे 3 फिगर्स को ऐड करना पड़े, फिर लेट लगाना हो। सर इसका कोई आसान हल नहीं है। अब इसका एक आसान हल, मैं 19.7 की फिगर पे एक दूसरे फॉर्मूले से पहुंच जाऊंगा। फॉर्मूला क्या है? लास्ट ईयर प्रोविजन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट। अब इधर देख लो, लास्ट ईयर प्रोविजन कितनी थी? 17.75। 1 प्लस रेट 11% था, तो 1.11 से मल्टीप्लाई कर दूं, आ गया 19.7। सर अब ये स्मार्ट, अब आप देखें करना, आप पेपर में ना, आप ये पेपर में चीजें सीखनी है। तुम नंबरों को ऐड कर रहे हो, फिर कर रहे हो, उससे आसान क्या है? पहले साल की निकाली, उसके बाद लास्ट ईयर प्रोविजन इनटू 1 प्लस रेट, तो मैं डायरेक्ट उस अमाउंट पे लेकर के आ गया। अभी भी कॉपी आपको मैंने नहीं करवाया, लेकिन हम इसको 4 सालों पे लेके जाएंगे। कितने सालों पे? रुक जा बेटा, 4 सालों पे जाएंगे ना अभी, फिर नहीं 2 साल पे नहीं ना, अब हम जा रहे हैं 4 सालों पे। आ जाए 31 दिसंबर 24 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन सर कितने से? अब क्या करूंगा? 19.7 इंटू 21.87
सर एक दफा कुछ लोग जिनको होगा नहीं 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 सर ये कैसे होगा, वो एक और काम करेंगे, वो लंबे वाले मेथड पे भी जाएंगे और एक दफा चेक कर लेंगे कि सर सही बता रहे हैं, सर टोपी पहना रहे हैं टाइम बचाने के लिए। और हमने कहा 17.75 प्लस 19.7 मल्टीप्लाई बाई 11% कर दें, यही आंसर आ रहा है 21.87 करके देखें, यही आ रहा है। इसका मतलब है अब पेपर में आप क्या यूज करेंगे, क्योंकि सर पेपर के अंदर एक एक मिनट कीमती है। सही है सर, अगर आपने ये चीजें देखी, ये चीजें क्लास में सीखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं चीजों को, एंट्री में भी मांगे तो आपने कहा आसान। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजें देखेंगे जो इंशाल्लाह हम डायरेक्टली कर रहे होंगे, आपका टाइम बचाना है क्लास में और पेपर में भी। सही है सर, तो ये फॉर्मूला सब कॉपी। अब आगे आखिरी साल 31 दिसंबर 25, 4 साल था ना मेरा बच्चा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कितने से 21.87 इंटू 1.11 20। अब नौजवानों इधर प्लीज कॉपी कोई नहीं करेगा। सर अगर हम प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के ऊपर आए, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अल्टीमेटली फिगर वही बनती है 161.39 पहले साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ये 2022 था, ये 2023 था, ये 2024 और 2025। कितना हुआ मुझे बताते जाओ। हाँ भाई, पहले साल में तुमने कितना ऐड किया था 17.75, दूसरे साल 19.7, तीसरे साल 21.87 और चौथे साल 27। ये बन रहा है 244.99, तो हमने कहा 245। इसका मतलब ये है कि सर ये सवाल जब यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो हम आखिरी साल एंट्री बना देंगे, जब डिसमेंटलिंग हो जाएगी डेबिट और बैंक कितने से 240। तो सर क्या डिसमेंटलिंग हमें क्रिस्टल क्लियर हो गया? तो लिख दें सी। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी चाहें तो रजिस्टर में लिखना है ना। जी नहीं 2 साल में थोड़ी, ये एंट्री तो आखिरी में ही बनेगी। आप सवाल के लिहाज से यहाँ पर हमारा सवाल खत्म है। ये 2 मैंने सिर्फ समझाने के लिए एंड तक लेकर गया हूँ, वरना सवाल के लिहाज से सवाल खत्म है। जी बेटा नहीं, हमें अबे हुकूमत इतनी जल्दी पैसे थोड़ी दे देती है, 10-20 साल में देगी, कभी देगी। सही है, हुकूमत पैसे कहती है देते हैं। यकीन माने कंपनियों के 10-10 साल से पड़े हुए। हमेशा नई हुकूमत आती है, बोलते हैं देखेंगे हम अपने दौर में ये सारी चीजें। अब जब नए इलेक्शन होंगे ना, तो ये जो वजीर आजम बनने के उम्मीदवार वगैरह जो भी होंगे वो जाएंगे और ये कॉर्पोरेट से वादे करेंगे, आपके जितने भी टैक्स के क्लेम है सब दे देंगे, देता वेता कोई नहीं है। इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ है कि कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को रिलीज हुई है पेमेंट्स। कौन टैक्स नहीं देता? अवाम को भी, वैसे अवाम तो दे देती है बेचारी। दुकानदार जो हजरात है ना हमारे, मैं आपको सच बताऊं, आप लोगों को तो कोशिश करनी है कि मुल्क में टैक्स का कल्चर बढ़े, तभी तो आपका और मेरा, आप लोग इंशाल्लाह देखें। एक चीज मेरी शुरू से एक कोशिश होती है कि अपनी क्लास में बच्चों में ना एक चीज पैदा करूं, एंटरप्रेन्योरशिप। हमारी फील्ड में ना एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, आप सबसे आसान यही है, जैसे मैं कर रहा हूँ, सर मुनीर कर रहे हैं, फर्म वगैरह। सही है, अब हमारे यहाँ पे फर्म का कल्चर आपको पता है, इतना फर्म के पास काम इतना नहीं है जितना बाहर है। वजह पता है क्या है? वहां पर एक हजाम है, एक मोची है, उन सबको जो है ना अकाउंट्स बनाने हैं,
टैक्स पे करना है, प्रॉपर मेंटेनेंस है। हमारे यहाँ पे लोग सर बेचारे हजाम मोची को तो छोड़ो, लोग अरबों रुपए का, मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, अरबों रुपए का काम कर रहे हैं और कोई टैक्स नहीं है। आप जाए तो सही, एग्रीकल्चरल सेक्टर और ये आपका जो है डेयरी फार्मिंग है, आप देखें सर ये अनऑर्गेनाइज मार्केट। आपको पता है बाहर जो है ना टैक्स का काम इतना है कि वहां की जो फर्म्स है ना वो ओवरलोडेड है, तो अब वो काम सारा आउटसोर्स कर रहे हैं किसको? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। आपको मिलेंगी बहुत सारी यहाँ पे फर्म्स अब खुल रही हैं जो बाहर का काम करती हैं, बीपीओ टाइप की, जिसको कहते हैं बिजनेस प्रोजेक्ट। और काम उनके पास कभी आप देखेंगे ना क्लाइंट क्या होता है, भाई बाहर की कोई कैलिफोर्निया की बार्बर शॉप है, उसने कहा देखें आप हमारा जो है ना ये अकाउंट्स बना दें, और पूरे महीने में कुछ खास होता भी नहीं और वो आपको दे देते हैं $200। अब सर $200 आपके 34,000 हो गए और आपको काम करना है पूरे महीने का मुश्किल से 6-8 घंटे 10 घंटे। तो वहां पे पॉइंट क्या है, वहां पर सर अब फर्म्स इतनी उनके पास काम है, वो तो है ही बिजी। फिर दूसरी बात, आप और मैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम कहलाते हैं सस्ता रीजन। हम जितने में काम करते हैं ना, गोरा उतने में काम नहीं करता, तभी तो ये आउटसोर्सिंग की दुनिया चल रही है। आप लोगों को पता नहीं है कि सर हम पाकिस्तानी बच्चा जाता है ना यूएस में, तो आज वो 1 लाख जो है ना डॉलर उसकी साल की तनख्वाह होती है। $1 लाख साल की तनख्वाह, पाकिस्तानी इस वक्त 1,70,00,000। उसमें उसका टैक्स वैक्स कट के भी उसको लगता है कि अच्छा अमाउंट है। यूरोप वाले बोलते हैं पागल हुए इसमें आऊंगा, वो कहता है $2.5 लाख चाहिए मुझे। तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेक्टेशन गैप भी है, उसका जाहिर सी बात है उसका स्टाइल ऐसा है। आप लोग बोलते हो नहीं नहीं भाई बहुत है ना, आप तो अभी से देखें दिमाग चलना शुरू, टक 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 1,70,000 महीने के कितने बने है ना सर, महीने के ऊपर मैं तो जा रहा हूँ भाई 14-15 लाख के ऊपर, तो ये आपका दिमाग चल रहा है, आप इस हिसाब से देखते हैं। फिर आपके खर्चे कम, फैमिली यहाँ पे उनके सर खर्चे भी तो ज्यादा हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि मुल्क में पूरा मुल्क आए टैक्स नेट में। जब वो टैक्स नेट में आएगा तो आपको आपके मोहल्ले से इतने क्लाइंट मिल जाएंगे कि आप बोलेंगे यार मुझे जो है ना बाकी की काम करने की जरूरत ही नहीं है। चले सर, क्या ये सवाल क्लियर है? हमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी हम एक्सचेंज पे नहीं है, लेकिन अभी हम करेंगे होमवर्क वाला सवाल। जिसने नहीं भी होमवर्क किया, लेकिन कोशिश करें, अगर आप लोग होमवर्क करते रहेंगे ना तो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, ये शुरू के सवालात में करवा रहा हूं, फिर आगे वाली क्लासों में होमवर्क वाले सवालात में आपको प्रोजेक्टर पे दिखा दूंगा कि भैया देखो ये होमवर्क वाला सवाल था जो आपने करना है। शुरू की क्लासों के सवाल हैं तो वो अभी हम करेंगे होमवर्क वाले सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 दिया था मैंने जी बच्चा। हाँ सर, एक बच्चे का सवाल आया है कि सर अगर पेपर में ये सेल्स टैक्स की एंट्री नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कटेंगे। बिल्कुल याद रखें, आईकेप के आप लोगों को शायद अभी अंदाजा नहीं आएंगे, जो रिसेंट अटेम्प्ट है ना 4-5 अटेम्प्ट्स, उनके आते हैं सजेस्टेड सॉल्यूशंस और एग्जामिनर कमेंट्स आईकेप की वेबसाइट पे। उसमें इसने इस अटेम्प्ट के उसमें कहा था कि भैया ये जो है ना बच्चा बहुत बड़ी, मतलब बच्चे ने जो सवाल में गलती की वो गलती ये कि उसके जो मार्क्स कटे पढ़ने वाले बच्चे के, उसने ये एंट्री नहीं बनाई। उसने कहा सेल्स टैक्स का क्या करना है, इसके इसने 10 में से 1 मार्क रखा था कि 1 नंबर सिर्फ इस एंट्री को बनाने का था जी। नहीं 2 साल का होता तो नहीं बनाते ना, यहाँ तक छोड़ देते। लास्ट एंट्री भी तभी बनेगी जब 4 साल का होगा, ठीक है। चले सर, अब हम आएंगे होमवर्क का सवाल था, सवाल का नाम था सड़क इंटरनेशनल। सर सेल्स टैक्स की एंट्री एंड में बनाएं तो सही है। मेरा बच्चा हो सकता है एग्जामिनर कुछ मार्क्स काट ले कि भाई शुरू की एंट्री एंड में क्यों बना रहे हैं। हाँ, ऐसी चीज कभी पेपर में आपको लगे कि एक बहुत अच्छा सवाल है, ये चीजें भी सिखानी है। आपने सेल्स टैक्स की एंट्री यहाँ पर बनानी थी, अब आप भूल गए। अब आप भूल गए ना तो आपको एग्जामिनर को कोई इशारा देना है। अब आप भूल गए और आगे जगह भी नहीं है, तो आपने नोट लिख देना है यहाँ पे बड़ा
सही है। अब आपने कहा एक ही लाइन छोड़ी थी, इसके बाद आपने सपोज करो ये एंट्री बना दी, सही है, लेकिन वो आपको पता है आपकी गलती थी, आपने पहचान लिया। नोट लिखें, उस नोट में से इतना लिख दें, सेल्स टैक्स एंट्री एट एंड। अब आपने एग्जामिनर को बता दिया कि देख भाई मैं यहां पर भूल गया था, लेकिन ये मैंने एंड में बना दी है, तो तू वहां पर जाके इसको मार्क्स दे दे। सही है सर। एक बात याद रखें, अगर पेपर में आप अपनी गलती खुद आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, आगे जाके बताऊंगा, अभी तुम लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। टैक्स कहां तक पढ़ लिया है? उसमें एक होता है रेट, पता है ना, टैक्स रेट लगता है, कुछ होता है डिफरेंट चीजों पे। सपोज करो अभी तुम लोगों ने सैलरी पढ़े हो, रेट से बिट्स पढ़े हुए, बेसिक से। मैंने एक रेट गलत ले लिया, अपना वाकया, मैंने एक रेट गलत लिया और मैंने सवाल खत्म कर दिया पूरा टैक्स का। बीच में एक रेट गलत किया, मैं एंड पे पहुंचा ना, मुझे पता ऊपर तो मैंने रेट गलत ले लिया। उस रेट को सही करता ना तो बाकी सारी फिगर्स भी चेंज होती, फिर मुझे वर्किंग ज्यादा करनी पड़ती। मैंने जो गलत रेट लिया था ना, उसके पास स्टेरिक बनाया और स्टेरिक में नीचे लिख दिया, आई हैव आइडेंटिफाइड that I have taken this rate wrongly, correct rate will be this। सही है। and it but फिर ना, but I am not correcting it। चौड़ापन देख रहे हो, उसको कह रहा हूं मैं सही, because I am running out of time। अच्छा मैंने ये काम कर दिया और मैं सुकून में, सही है, बता दिया। मसला तब हुआ जब बाहर निकल के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की उस टाइम तक की, दोस्तों को बता दिया। अबे पहला सवाल कर रहा था, उसमें उसको कह रहा है आउट ऑफ, तो वो तो बुरा मान जाएगा, तुझे फेल कर देगा। अब मैं परेशान जब तक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आया तो पास हो गया। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि वो 20 नंबर के सवाल में इसने मेरी ये चीज कंसीडर कर ली, तो ये पेपर सही से पढ़ के चेक करता है इंटर की तरह। हाँ नहीं, उसके बगैर मैं पास नहीं होता। मैं पता है, मैं ना नहीं यार, मतलब मुझे पता है पेपर कैसा क्या था। अब थ्योरी व्योरी में ना, जो प्रैक्टिकल थ्योरी टेक्स्ट टाइप के पेपर थे ना, वो प्रैक्टिकली पास कराता है, याद रखना। सही है। तो इसमें आप थ्योरी की बेस पे, तो सर याद रखें, ये एक चीज यहीं से ये माइंडसेट निकाल दें कि तुम्हारे 100 में से जो ना स्कूलों में 80-90 आते थे, मैं कसम खुदा की आपको कह दूं कि आप 99% जो अपने पेपर्स पास करेंगे ना सीए में, वो आप 50 से 60 की रेंज में करेंगे। मैं हल्फियन कह सकता हूं, मेरे सिवाय 1-2 पेपर में 60 से ऊपर मार्क्स आए हों, वरना 50 से 60 की रेंज में ही सीए। तो ये बात निकाल दें कि ज्यादा। ओ भाई FAR2 में मेरा जो गोल्ड मेडल आया, जिस बच्चे का गोल्ड मेडल पूरे पाकिस्तान में 3000 बच्चों में टॉप, उसका 81 नंबर थे उसके। वो एग्जामिनर कमेंट्स में लिखा होता है, जब एग्जामिनर कमेंट्स आता है उसमें बताता है कि हाईएस्ट नंबर कितने थे, जिसके हाईएस्ट उसी को गोल्ड मेडल है। कितने नंबर थे? 81 नंबर पे गोल्ड मेडल आ रहा है। इसका मतलब है जिसने 3000 में टॉप किया है उसने भी 19 नंबर गवाए हैं, फिर भी उसने टॉप किया है। तो आप और मैं भाई 50-60 वाली रेंज में, सही है। तो हम टेंशन ना लें सर। ये आपने ये दिमाग से निकाल दें कि मुझे ये जो है ना 70, 80, 60 नहीं, 50 इज पास। वो होता है ना कि 50 प्रोफेशनल एग्जाम में 50 इज 99 एंड 49 इज 0, है ना भाई। 50 है तो आप पास है और 49 है तो चले। सर अब अगला जो सवाल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सड़क वाला। क्या कह रहा है भैया ये? क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क था। रोड्स इंटरनेशनल, खामोशी, रोड्स इंटरनेशनल लिमिटेड constructed its own specifically designed road bulldozer. Details of related cost are follows. ये कह रहा है cost of raw material purchase, cost of raw material used in construction of road bulldozer,
ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। सर ये ओवरहेड क्या होता है? कॉस्टिंग अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के अंदर किराया शिराया वो सब। कितना है? 40। टेस्ट टू इंश्योर लोड बुलडोजर सेफ बिफोर ब्रॉट इनटू यूज, टेस्टिंग चार्जेस, फैक्ट्री लेबर। फिर कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, इजाफी इंफॉर्मेशन। 80% of total labor cost for the year were incurred on building roads and 20% thereof were incurred in construction of road bulldozer। ठीक है, सही है। फिर क्या कह रहा है? The road bulldozer was first bought into use on a contract that started on 8 November, although it was available for use for 1 October. Company uses straight line method. This vehicle is expected to demolish road vehicle. The vehicle is expected to be 7,000 at the end of life of। फिर कहता है journalized transactions related to tearing vehicle for the year ended 31 December 20। अब आ जाए सर नौजवानों, ये एक अपना आईकेप का तो नहीं, एक और का पास पेपर का सवाल था, अच्छा सवाल था। अब इस पे हम आएंगे। सबसे पहले इसमें कह रहा है बिल्डिंग्स भी हैं और रोड्स भी हैं और रोड बुलडोजर भी हैं। सही है सर, रोड्स भी है और रोड। हमें यहाँ पे इसने किसकी कॉस्ट निकालने के लिए कहा है? तो सर बुलडोजर की कॉस्ट बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है अभी हम बताएंगे, सबकी तवज्जो सुनना। टेयरिंग व्हीकल इज रोड बुलडोजर, ये अलग नाम दिया है क्योंकि उसने कहा कभी कभी आईकेपी नहीं, बाकी अकाउंटिंग बॉडीज जो है ना वो भी बच्चे की अंग्रेजी टेस्ट करती हैं। बोलती हैं भाई अंग्रेजी तो पता चले तुम्हारी कितनी अच्छी है, एक दिखा दे यार हैंड आउट। चले सर अब इधर देख लें कॉपी। सर इसने हमें दो बातें की हुई है। इसने कहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और फिर कहा हुआ है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलडोजर। कौन सा लेंगे सर? जो यूज किया है। देखो तुम सीमेंट लेकर के जाओ बहुत सारी, लेकिन तुम इस कमरे के अंदर जितनी सीमेंट यूज करोगे वही लोगे ना। तो सबकी तवज्जो इधर नौजवानों, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड कितना है? 1 लाख है। यस सर 1 लाख है। फिर आगे बढ़े सर, ओवरहेड्स आएंगे। यस सर, ओवरहेड्स का मतलब क्या है? ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आपको दे रहा है। ओवरहेड्स को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के नाम से दे रहा है वो कॉस्ट जो कि एसेट को प्रेजेंट कंडीशन लोकेशन में इसके अंदर हैंड आउट का पूछो यासीन भाई को दे में जल्दी डालने के लिए जरूरी है। कितनी है ये? 40,000 मानते हो सर? फिर ये कह रहा है टेस्ट टू इंश्योर लोड बुलडोजर सेफ बिफोर ब्रॉट इनटू यूज, ये आएगा। ये कौन सी कॉस्ट है? टेस्टिंग। कितना? 20,000। आगे बढ़े क्या? अगली चीज क्या है? फैक्ट्री लेबर कॉस्ट। ये कितनी लूंगा? 3 लाख लूंगा? नहीं, ये कह रहा है 80% ऑफ लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर वाज इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड्स एंड 20% भाई लेबर को हमने कॉस्ट तो पूरी 3 लाख की दी, लेकिन 3 लाख में से कितना लगाए? 20%। कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 2 लाख। सर इसकी डेप्रिसिएशन और एंट्रीज के ऊपर अभी नहीं जाएंगे। नहीं, जब ये सवाल आप लोग डेप्रिसिएशन पढ़ लेंगे मुझे बताएंगे, फिर हम इसकी डेप्रिसिएशन की तरफ जाएंगे। क्या IAS 16 के बेसिक्स हमें क्लियर हुए? सर अब इसमें सिर्फ एक चीज रहती है बेसिक्स में,
बल्कि खैर दो चीजें, एक रहता है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, दूसरा रहता है सब्सिक्वेंट। अब सर ये क्या चीजें होती हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट्स? एक्सचेंज ऑफ एसेट होता है एक एसेट के बदले में दूसरा एसेट एक्सचेंज। आपने आपके दोस्त ने कैलकुलेटर क्या कर लिया? एक्सचेंज। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, एसी चल रहा था, चलते चलते इसका मेन पार्ट खराब हो गया, कैपेसिटर वगैरह कुछ खराब हो गया, सही है, तो क्या होगा? आपने कहा कि सर गाड़ी चल रही थी, गाड़ी का चलते चलते जो है इंजन बैठ गया, अब उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, उसका क्या होगा? ये सब हम कब पढ़ेंगे? अगली क्लास में। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट, सर रमजान के क्या टाइमिंग होंगे? रमजान में मेरी कोशिश होगी क्लासें 1.5 घंटे की होंगी, और जो है कोशिश ये होगी कि 3 बजे तक मैं आप लोगों को फारिग कर दूं। मतलब हम 1:30 बजे तक शुरू करें, बहुत हुआ तो 3:15, हम 2:45 से 3:15 तक ऐसा टाइम रखें ताकि जिनको घरों पे जाके करना हो, सोना हो, इबादत भी करनी हो ना, आपकी तो रातें माशाल्लाह मुसल्ले पे गुजरेंगी, है ना? कितना टाइम लगेगा? क्यों, कहा यासीन भाई? तो हैंड आउट दिया ही नहीं अभी तक किसी को। मुबशिर को क्यों नहीं दिया? हैंड आउट ला दे, जो मुझे हैंड आउट दे वो ला दे। जी मेरा बच्चा क्विकली हैंड आउट जो दिया था वो ला दे। जी मेरा बच्चा हैंड आउट जिनको नहीं मिला वो सॉफ्ट कॉपी तो है, अगली क्लास में जरूर उनको इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप सबकी तवज्जो इधर। क्विकली हम रिवाइज करेंगे अब तक जो हमने पढ़ा है, अब तक जो हमने पढ़ा है उसको क्विकली एक दफा रिवाइज करते हैं। आइए 16 पे हम शुरू आए थे, हमने कहा था जहां जहां पीपी की बात आएगी हमारे निगाह किसकी तरफ जाएंगे? ये कहता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जो इक्विपमेंट में बाकी तमाम चीजों को कवर कर लिया गया। फिर हमने कहा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट डेफिनेशन क्या है? वो एसेट जो 1 साल से ज्यादा यूज हो, कितने पर्पस के लिए? प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री में यूज हो, एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफिस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेचने में, चौथा रेंटल टू अदर्स। ये 4 तरह के पर्पसेस में यूज हो। फिर हम आगे आए, हमने आगे आते हुए क्या पढ़ा? सर हमने आगे आते हुए पढ़ा था कि हमारे पास कॉस्ट के अंदर परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल पढ़ा, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस में क्या इंक्लूड करते हैं? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने कहा अगली चीज डायरेक्टली वो कॉस्ट जो एसेट को उसकी पोजीशन और कंडीशन में लाने के लिए जरूरी, और तीसरी चीज डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उसकी अकाउंटिंग समझ में आ गई? सर याद रखना डिसमेंटलिंग कॉस्ट उन एरियाज में से है जो IAS 16 में टेस्ट नहीं हुआ है। इतना तो अब आपको टेस्ट याद रखो, जो चीजें टेस्ट नहीं हुई हैं वो आपको अच्छे से रखनी है। फिर हमने सर होमवर्क वाला सवाल किया, अब हम मिलेंगे हफ्ते को इंशाल्लाह मिलेंगे। बीच में काजी भाई आप लोगों को, उमर काजी जिसको मजीद चीता बनना हो, अगले हफ्ते से हो सकता है रमजान में मैं हफ्ते में आप लोगों की 3 क्लासेस कर दूं, और चीजों को हम रिजल्ट तक इंशाल्लाह इस पोजीशन में लाएं कि काफी चीजें हम जो है देख चुके हैं। और फिर इंशाल्लाह फिर आप लोगों को तो रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है ना, आप तो AFC से आए। कोई सवाल हो तो मेरा बच्चा पूछ सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं।